भी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, ये कुछ ऐसी है जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन जिसे हम अक्सर अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय वास्तुकला की, और विशेष रूप से उस अदृश्य स्पेशल एनर्जी की, यानी उस स्थान की ऊर्जा की जो हमारे घरों और कार्यस्थलों में लगातार बह रही है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी साइंस है जिसे आज हम डिकोड आने वाले हैं। हाँ, तो आज का हमारा जो मुख्य केंद्र है वो है वास्तु पुरुष मंडल की उत्तर दिशा में स्थित एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र। इसे प्राचीन ग्रंथों में भल्लाट का नाम दिया गया है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हजारों साल पहले इसे कितनी वैज्ञानिक गहराई से समझा गया था। ये सच में एक ऐसा विषय है जो वास्तुकला को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इस विषय की गहराई तक पहुंचने के लिए आज हम भारत के कुछ सबसे प्रामाणिक वास्तुशास्त्रों का सहारा ले रहे हैं। जिसका हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हमें ये समझना है कि भल्लाट सिर्फ किसी पौराणिक कथा का हिस्सा या कोई सिंबॉलिक नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे घरों की उत्तर दिशा में काम कर रही वो जीवंत ऊर्जा है जो सीधे हमारी वित्तीय स्थिति, हमारे मानसिक संतुलन और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करती है। मतलब सुनने वालों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का जीवन बिल्कुल सही चल रहा हो और अचानक से भारी आर्थिक नुकसान हो जाए। हाँ, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपने व्यापार में बहुत सफल है, वो एक नए घर में शिफ्ट होता है या अपने ऑफिस के लेआउट में कुछ बदलाव करता है और अचानक उसका पूरा बिजनेस ढहने लगता है। हमारे आज के स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि उत्तर दिशा की एक विशिष्ट जगह पर रखा गया एक गलत सामान या कोई गलत निर्माण इस तबाही का कारण बन सकता है। और यहीं पर आकर वास्तुकला सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थर का ढांचा न रहकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दीवारें सिर्फ जगह घेरती हैं, जबकि असल में वे दिशाओं की ऊर्जा को चैनलाइज कर रही होती हैं। सही कहा। दिशाओं का जरा सा भी असंतुलन, विशेषकर उत्तर दिशा में, पूरे जीवन के प्रवाह को रोक सकता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं अभी अपने घर या ऑफिस का ब्लूप्रिंट लेकर बैठूं, तो वास्तु ग्रिड में ये भल्लाट नाम की ऊर्जा तकनीकी रूप से कहाँ मौजूद है? हमारे जो नियमित श्रोता हैं वे एकाशीति पदमंडल यानी उस 81 स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड वास्तु ग्रिड के बारे में तो जानते ही हैं। उस ग्रिड में भल्लाट के लोकेशन आखिर क्या है? उस 81 पदों वाले मंडल को अगर हम ध्यान में रखें तो उसकी सबसे बाहरी परिधि यानी आउटर बाउंड्री को देखना होगा। इस बाहरी घेरे को शास्त्रों में पैशाच भाग कहा गया है। पैशाच भाग। हाँ, उत्तर दिशा की इसी बाहरी लाइन पर मुख्य और सोम नाम के ऊर्जा क्षेत्रों के ठीक बीच में भल्लाट विराजमान होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाहरी ग्रिड के कई देवताओं के विपरीत भल्लाट को द्विपदिका माना गया है। द्विपदिका मतलब इनका अधिकार क्षेत्र एक नहीं बल्कि 2 ग्रिड्स पर होता है। राइट, बिल्कुल सही। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ ऊर्जा का विस्तार और उसका प्रभाव सामान्य से 2 गुना है। रुकिए, मैं वापस उस शब्द पर आना चाहूंगी। आपने पैशाच भाग कहा। पैशाच शब्द सुनते ही दिमाग में पिशाच या किसी राक्षसी शक्ति का ख्याल आता है। तो भल्लाट जैसी एक सकारात्मक और धन देने वाली ऊर्जा इस पैशाच या दानवी जोन में क्या कर रही है? देखिए, ये वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। पैशाच भाग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। ये दरअसल घर का वो आउटर बफर जोन है जो बाहरी दुनिया की अनियंत्रित और नेगेटिव एनर्जी से घर की रक्षा करता है। अच्छा, तो इसे एक तरह का शील्ड मान सकते हैं। हाँ, इसे घर का इम्यून सिस्टम या डिफेंस लाइन समझ सकते हैं। भल्लाट उसी डिफेंस लाइन के एक बहुत पावरफुल कमांडर हैं। ये तो हुई ग्रिड की बात, लेकिन हमारे स्रोतों में भल्लाट के स्वरूप का जो वर्णन है वो मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। जब मैं मानती तो उसमें लिखा है कि भल्लाट का ध्यान एक भेड़ के मुख वाले देव के रूप में करना चाहिए। रैम्स फेस। हाँ, मतलब एक भेड़ का चेहरा। ये बहुत ही स्पेसिफिक और अजीब है। उत्तर दिशा जो धन की दिशा है, वहां एक भेड़ का चेहरा क्यों? ये प्रतीकवाद बहुत गहरा है असल में। अगर हम इसे थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जोड़ें तो एक नर भेड़ स्थिरता, दृढ़ता और एक विशेष प्रकार की आक्रामक सुरक्षा का प्रतीक होता है। अग्रेसिव प्रोटेक्शन। बिल्कुल।
हमने देखा होगा कि पहाड़ों पर रहने वाली भेड़ें कितनी अडिग होती हैं। वे किसी भी रुकावट को अपने सिर से टक्कर मारकर तोड़ सकती हैं। भल्लाट का ये स्वरूप दर्शाता है कि ये ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और घर में आने वाली किसी भी बाधा को तोड़ने की क्षमता रखती है। समझ गई। और इसी में विश्वकर्मा प्रकाश एक और परत जोड़ देता है। उसमें बताया गया है कि भल्लाट का वर्ण कृष्ण यानी काला है। आमतौर पर हम शुभ चीजों को सफेद या पीले रंग से जोड़ते हैं, तो काले रंग का यहाँ क्या लॉजिक है? काला रंग अक्सर गहराई, अनंतता और हर चीज को अब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता का प्रतीक होता है। उत्तर दिशा के रक्षक के रूप में भल्लाट का यह काला रंग उनकी उस क्षमता को डिफाइन करता है जो घर की ओर आने वाली किसी भी बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर सोख लेती है, ताकि वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। एग्जैक्टली। एक और चीज जो मुझे नोट्स में मिली वो एक वैदिक मंत्र था। मानसार कहता है कि जब भवन का निर्माण होता है तो अनुष्ठान के समय वृषणमहम अंसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पर इस मंत्र का असल में अर्थ क्या है? वृषणमहामंसी एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक उद्घोष है। इसका सरल अनुवाद अगर करें तो वो है, मैं शक्ति, पौरुष और जीवन ऊर्जा की वर्षा करने वाला हूं। वाओ! हाँ, और अगर हम इसे उस भेड़ के मुख वाले प्रतीक से जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। यह स्थान घर में रहने वालों को वो जीवन शक्ति और वो अग्रेसिव एनर्जी देता है जो जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि यहीं से ये विषय और भी अधिक रोचक हो जाता है, क्योंकि जब भी उत्तर दिशा की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले धन, प्रचुरता और कुबेर का विचार आता है। और हमारे जो स्रोत हैं वो इस बात की बहुत गहराई से पुष्टि भी करते हैं कि भल्लाट का पैसों से सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। इसके पीछे का जो एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु कनेक्शन है ना, वो बहुत ही सटीक है। वास्तु रत्नावली और अपराजित पृच्छा जैसे ग्रंथों में एक स्पष्ट श्लोक आता है, भल्लाठश्चंद्र इत्युक्तः। मतलब भल्लाट स्वयं चंद्रमा का स्वरूप है। हाँ। तो एक तरफ उत्तर दिशा के मुख्य अधिपति कुबेर हैं, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो धन के भंडार को कंट्रोल करते हैं, और उनके ठीक बगल में भल्लाट हैं, जो चंद्रमा की ऊर्जा लेकर बैठे हैं। इन दोनों का ये जो त्रिकोण या कॉम्बिनेशन है वो आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, कुबेर आपके पास आने वाले धन और अवसरों को रिप्रेजेंट करते हैं। वे एक तरह से बैंक हैं। लेकिन चंद्रमा यानी भल्लाट मन, सौम्यता, शीतलता और शांति का प्रतीक है। कुबेर और भल्लाट का ये साथ होना ये सुनिश्चित करता है कि घर में जो पैसा आ रहा है वो अपने साथ तनाव या एंग्जाइटी लेकर ना आए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना? ये उस धन में सौम्यता लाता है ताकि इंसान उस पैसे का सुख और मानसिक शांति का असल आनंद ले सके। मतलब सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को एंजॉय करने का माइंडसेट भी होना चाहिए। बृहद संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ये पद संतुलित है तो ये समस्त गुण संपद देता है, यानी इंसान के भीतर सभी प्रकार के मानवीय सद्गुण आ जाते हैं। और इसके साथ ही ये पुत्र धन लाभ यानी प्रचुर संपत्ति और वंश वृद्धि दोनों तय करता है। अपराजित पृच्छा का तो स्पष्ट निर्देश है कि अगर उत्तरमुखी घर है तो भल्लाट पथ पर मुख्य द्वार होना ही चाहिए। ये अतुल संपदा के आने का सबसे बेहतरीन मार्ग है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, अगर ये दिशा इतनी शुभ और इतनी महत्वपूर्ण है तो इसमें रुकावट आने पर क्या होता है? मान लीजिए किसी ने मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन के चक्कर में इस जगह पर टॉयलेट बना दिया, या वहां बहुत भारी कबाड़ या कोई स्टोर रूम बना दिया, तो इसका असर कैसे दिखता है? इससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न खड़ा होता है कि ये वास्तु दोष वास्तव में काम कैसे करते हैं। जब भल्लाट पथ पर कोई दोष होता है, जैसे भारी निर्माण या कचरा, तो ये सकारात्मक ऊर्जा और धन के आगमन को सीधे तौर पर ब्लॉक कर देता है। ग्रंथ बताते हैं कि इससे घर की प्राण ऊर्जा यानी घर का जो लाइफ फोर्स है वो दूषित हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? एक दीवार के गलत होने से किसी का बैंक बैलेंस कैसे खाली हो सकता है? इसके पीछे जो साइकोलॉजी और ऊर्जा का विज्ञान है वो बहुत गहरा है। जैसा हमने अभी चर्चा की कि भल्लाट चंद्रमा और मन से जुड़ा है। उत्तर दिशा हमारे बौद्धिक कौशल, हमारी क्लैरिटी और कैलकुलेशन को भी नियंत्रित करती है। जब यहाँ दोष होता है तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति के दिमाग पर एक अदृश्य धुंध या जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं वो छा जाता है। तो मतलब व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है? बिल्कुल। वो व्यक्ति व्यापारिक, निवेश और कमर्शियल कामों में गलत फैसले लेने लगता है। उसकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता और बस इसी वजह से आर्थिक स्थिति क्रैश हो जाती है। यानी अगर इस भूमि के नीचे कोई हड्डी, जंग लगा लोहा या कोई अशुद्ध वस्तु दबी हो तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी गरीबी में जा सकता है, चाहे वो पहले कितना भी अमीर क्यों ना हो। शल्य दोष दरअसल उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देता है।
ये वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। सिस्टम बाहर से तो ठीक लगेगा, लेकिन अंदर से वो काम करना बंद कर देगा। सही कहा। मुझे इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो लगता है जहां वास्तुकला का मानव शरीर रचना से संबंध जोड़ा गया है, जिसे हम मेडिकल वास्तु कह सकते हैं। एक आम इंसान सोच सकता है कि घर की दीवार या दिशा का मेरे शरीर के अंगों से आखिर क्या लेना देना। प्राचीन विद्वानों ने वास्तुकला को शरीर विज्ञान से बहुत गहराई से जोड़कर देखा था। वास्तु पुरुष मंडल सिर्फ जमीन का कोई नक्शा नहीं है, बल्कि ये एक सूक्ष्म मानव शरीर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं। हाँ, विश्व देवता निघंटु अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भल्लाट देवता वास्तु पुरुष के वाम स्तन यानी बाईं छाती के क्षेत्र पर विराजमान होते हैं। वहीं बृहत संहिता के अनुसार यह बाईं भुजा के जोड़ पर स्थित है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे घर के नक्शे का ये जो उत्तर दिशा का छोटा सा हिस्सा है, वो घर में रहने वाले लोगों के शरीर के बाईं हिस्से की छाती और हाथ के साथ पूरी तरह से सिंक में है। ठीक पकड़ा आपने। वास्तुकला में कुछ अत्यंत संवेदनशील बिंदु होते हैं जिन्हें मर्म स्थान कहा जाता है। ये वैसे ही हैं जैसे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में शरीर के मर्म बिंदु होते हैं। यदि भल्लाट पद के इस मर्म स्थान पर कोई भारी निर्माण कर दिया जाए, कोई बड़ी लोहे की कील ठोक दी जाए या भारी पिलर खड़ा कर दिया जाए, तो यह उस ऊर्जा को बुरी तरह घायल कर देता है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण सोच पा रही हूँ। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान को जमीन पर लिटा दिया जाए और उसकी बाईं छाती पर एक बहुत भारी पत्थर या कोई लोहे की अलमारी रख दी जाए। उसे सांस लेने में दिक्कत होगी? बिल्कुल, उसे घुटन होने लगेगी। ठीक उसी तरह जब भल्लाट पद पर हम कोई भारी जनरेटर या लोहे की अलमारी रख देते हैं, तो उस घर की जो सांस लेने की क्षमता है वो घुटने लगती है। और जब घर की ऊर्जा घुटती है तो इसका सीधा असर निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे मेडिकल वास्तु के सूत्र बताते हैं कि ऐसे घरों में रहने वालों को छाती के रोग, श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की गंभीर बीमारियां और बाईं भुजाओं में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और घर में हमेशा एक आलस्य और थकावट का माहौल बना रहता है। सम्रांगण सूत्रधार तो इसे घर की हृदय ऊर्जा से जोड़ता है, यानी इसे साफ और दोष मुक्त रखना केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हार्ट हेल्थ और लंबी उम्र के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये सच में चौंकाने वाला है ना? तो प्राचीन काल के लोगों ने इस इतनी डीप और साइंटिफिक जानकारी का अपने नगरों और भवनों के निर्माण में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे किया? ये देखने वाली बात है कि मयमतम और मानसार जैसे ग्रंथों में इसका कितना सटीक और व्यवहारिक उपयोग बताया गया है। उन्होंने इन सिद्धांतों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आर्किटेक्चरल लेआउट्स में से उतारा। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, उत्तरमुखी घरों के लिए भल्लाट का पद मुख्य द्वार बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मुख्य द्वार के अलावा घर के अंदर के कमरों या जोनिंग के बारे में उनका क्या कहना है? उन्होंने इस विशिष्ट ऊर्जा का उपयोग अलग अलग गतिविधियों के लिए किया। आस्थानशाला यानी रिसेप्शन हॉल या गेस्ट रूम को वायु, भल्लाट और सोम के पदों पर बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। ये दिशा सौम्य है, चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर है। जब आपके घर कोई अतिथि या क्लाइंट आता है, तो आप चाहते हैं कि वहां का माहौल शांत, रिसेप्टिव और स्वागत करने वाला हो। इसलिए रिसेप्शन यहां होना चाहिए। और मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही खास कक्ष का भी जिक्र था, भेषज यानी औषधि केंद्र या मेडिसिन रूम, साथ ही सामवाहिक गृहम, जिसका अर्थ है मालिश या विश्राम कक्ष। हाँ, और ये सीधे तौर पर भल्लाट के चंद्र स्वरूप और हीलिंग प्रॉपर्टीज से जुड़ा है। अगर घर की दवाइयाँ इस दिशा में रखी जाएं या यहाँ आराम किया जाए, तो रिकवरी बहुत तेज होती है। शांति और सौम्यता शरीर को जल्दी हील करती है। इसके अलावा मानसार एक और दिलचस्प बात कहता है, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का मंदिर मुख्य या भल्लाट के पद पर बनाया जाना चाहिए। अब कोई सोच सकता है कि सरस्वती जी का धन की दिशा में क्या काम? क्योंकि भल्लाट सिर्फ धन नहीं बल्कि बौद्धिक ऊर्जा और क्लैरिटी का भी केंद्र है। सरस्वती जी सात्विक ऊर्जा और ज्ञान के प्रतीक हैं, और सही ज्ञान के बिना आप धन का सही प्रबंधन नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा, कला और फोकस के काम के लिए ये जोन सर्वोत्तम माना गया है। ये तो हुई एक घर की बात, लेकिन अर्बन प्लानिंग या पूरे शहर के डिजाइन में इसे कैसे लागू किया गया? नगर नियोजन में भी उत्तर दिशा का बड़ा महत्व था।
के अनुसार नगर के जलद्वार या वाटर गेट्स और नालियों का निर्माण भल्लाट, मुख्य और मृग जैसे पदों पर करना चाहिए। जलद्वार यहाँ क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा का एक बड़ा जुड़ाव जल तत्व से है। यह दिशा नीचे की ओर ढलान वाली होनी चाहिए ताकि पानी का प्रवाह सही रहे। इसके अलावा में स्वस्तिक या पुष्पक विन्यास जैसे टाउन प्लानिंग मॉडल्स का वर्णन है। अच्छा। इन डिजाइन्स में शहर के हिस्सों को सेवादार, श्रमिक वर्ग के आवास और सात्विक कार्यों के लिए आरक्षित रखा गया था ताकि पूरे शहर का बैलेंस बना रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अच्छा में पढ़ने को मिली, वो दिशा मूड के बारे में बहुत सख्त सलाह देता है। ये कंसेप्ट क्या है? दिशा मूड का सीधा सा अर्थ है दिशाओं का भ्रम या डायरेक्शनल कंफ्यूजन। अक्सर हम अंदाजे से उत्तर दिशा मान लेते हैं, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में अंतर हो सकता है। ग्रंथ कहता है कि भवन का आकार सममित और सही चतुष्कोण होना चाहिए। अगर किसी प्लॉट की दिशाएं तिरछी हैं या ग्रिड एक्सिस से घूम गया है तो भल्लाट का पद अपनी जगह से खिसक जाएगा। और तब क्या होगा? तब सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। कोई सोच सकता है कि वो सही जगह पर मुख्य द्वार बना रहा है, लेकिन असल में वो किसी नेगेटिव जोन को एक्टिवेट कर देगा। इसलिए दिशाओं का सटीक और वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। गलत अलाइनमेंट शुभ फलों की जगह भारी हानि पहुंचा सकता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का आखिरकार क्या अर्थ है? अगर हम आज की इस जानकारी को समेटें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भल्लाट केवल किसी पुराने वास्तु ग्रिड का एक चौकोर हिस्सा नहीं है जिसे किताबों में पढ़ के भूल जाया जाए। बिल्कुल नहीं। ये हमारे घर के भीतर बहने वाली एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली नदी के समान है। यदि उत्तर दिशा की ये नदी साफ है, खुली है और इसमें कोई भारी रुकावट या दोष नहीं है तो जीवन में धन, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रवाह लगातार बना रहता है। लेकिन अगर हम टॉयलेट, भारी सामान या गलत डिजाइन से इस प्रवाह को रोकते हैं तो शरीर और बैंक अकाउंट दोनों पर इसके गंभीर परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसे समझा जाए और अपने जीवन में लागू किया जाए। प्राचीन भारत की ये सोच और वास्तुकला का ये विज्ञान हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि हम सिर्फ अपने पर्यावरण में रहते नहीं हैं, बल्कि हमारा पर्यावरण, हमारे घर की दीवारें, दिशाएं और उनके भीतर बहती ऊर्जा लगातार हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे फैसलों को आकार दे रही है। इसी बात पर चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, यदि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने एक ग्रिड के छोटे से हिस्से से होने वाले मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बदलावों की इतनी सटीक मैपिंग कर ली थी कि यहाँ कील ठोकने से छाती में दर्द होगा या यहाँ भारी कबाड़ रखने से आपके बिजनेस के फैसले गलत होने लगेंगे, तो आज के इस दौर में जरा अपने चारों ओर देखिए। ये सोचने वाली बात है। आज के इन कंक्रीट के जंगलों और आसमान छूती इमारतों में, जहाँ प्राकृतिक दिशाओं, हवा के रुख और ऊर्जा प्रवाह को डिजाइन के नाम पर अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसी कौन सी अदृश्य पर्यावरणीय शक्तियां हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे मूड, हमारे फैसलों और हमारे स्वास्थ्य को अनजाने में ही पूरी तरह से नियंत्रित कर रही हैं? बिल्कुल। हम अपने तनाव या बीमारी का कारण बाहर ढूंढते हैं, लेकिन क्या पता कारण हमारे घर की उत्तर दिशा में रखा कोई भारी सामान हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपने आसपास के स्थानों को, अपने बिल्डिंग्स को देखकर स्वयं विचार करना चाहिए। शायद जवाब हमारी आंखों के सामने ही हो, बस उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद।